brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। जज साहब ने वो दिखाया है कि जज जब न्याय करने पे आता है तो वो भगवान का रूप ले लेता है। तो हम कह सकते हैं कि भगवान शिव के रूप में जज साहब ने इस मुद्दे पर न्याय किया। मतलब एक तय कहानी के अनुसार सीबीआई ने सारा काम किया। इससे बड़ा लांछन, इससे बड़ा जजमेंट क्या हो सकता है। और जिस शीश महल की बात करते हैं, हमने तो कहा कि चलो चलते हैं साथ, आप भी चलिए मेरे साथ। आज रेखा गुप्ता जी खोल दें अपना शीश महल, सो कॉल्ड शीश महल। अरविंद जी का एक एक आंसू ना बहुत महंगा पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की आत्मा केजरीवाल, और केजरीवाल की आत्मा ईमानदारी। ईमानदारी पे हिट करो, केजरीवाल हाथ होंगे, केजरीवाल हाथ होंगे, आम आदमी पार्टी हाथ होगी। जज साहब कहते हैं मजाक बना रखा है तुमने। और इसी कारण से सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको कहा इसके खिलाफ एक्शन लो। राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी और उनके सभी बड़े नेताओं को बहुत राहत भरी खबर आई है। जी हाँ, जितने भी लोगों पे आरोप लगाए गए थे शराब घोटाले के नाम पे, उन सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री, एक वरिष्ठ नेता, विधायक रहे सोमनाथ भारती जी हैं। सर, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी, जो ये कोर्ट का फैसला आया है इस पे क्या कहेंगे सर आप? मैं एक जो भारतवर्ष की धरोहर के रूप में हम जिसे कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। परमात्मा के घर में देर भले ही हो लेकिन अंधेर नहीं है। और इस प्रकार से भाजपा का नकाब उतरा है। वो अगर भाजपा में कहीं तनिक भी शर्म हो तो चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस जजमेंट में जो 598 पेज का है, एक एक एस्पेक्ट, एक एक पहलू, एक एक इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका सीबीआई का है, एक एक स्टेटमेंट, सबको डिटेल में इन्होंने डील किया है। जज साहब ने वो दिखाया है कि जज जब न्याय करने पे आता है तो वो भगवान का रूप ले लेता है। तो हम कह सकते हैं कि भगवान शिव के रूप में जज साहब ने इस मुद्दे पर न्याय किया। सोच सकते हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, भारत के आजाद भारत के इतिहास में 156 दिन आपने एक सिटिंग सीएम को ऑफिस से उठा के, सिटिंग सीएम जो अभी तत्कालीन था, उठा करके आपने जेल में डाल दिया। सबूत पता है वो सबूत क्या है? जजमेंट कह रहा है कि सबूत है कि जी द एलिगेशन अगेंस्ट A18, दैट इज अरविंद केजरीवाल, is primarily on a solitary line in the statement of prosecution witness 225, stating that फलाना would be contacting him। कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट आपने एक आदमी जो एक्यूज्ड टर्न्ड अप्रूवर था, मतलब क्या, वो व्यक्ति जो कि पहले एक्यूज था, उसको कहा कि भैया कुछ कह दो तो बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो उस व्यक्ति से कहलवाया कि जी हमें इन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि आप के कविता से बात कर लो, इतना ही है। कहां कहा था जी ऐसा? तो 12-14 लोग वहां पे थे। तो जज साहब ने कहा कि उन 12-14 में से किसी एक का भी स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया आपने? भाई जो एक्यूज्ड है, अगर वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने आजादी के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए आपसे बार्गेनिंग करता है कि ठीक है जी मैं बोल दूंगा केजरीवाल जी के खिलाफ, बट हमको छोड़ दो। जज साहब ने कहा ये तो सबसे वीक एविडेंस है आपका। अगर इसके साथ कोरोबोरेशन में किसी इंडिपेंडेंट विटनेस का भी स्टेटमेंट होता तब तो हम मानते। तो कह रहे हैं सिटिंग सीएम को आपने सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पे, जो कि एक्यूज था और आपके कहने पे अप्रूवर बना, उठा लिया आपने। उसी प्रकार से कहा कि सिसोदिया साहब ने क्या किया था, बोला भैया, उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है दिल्ली गवर्नमेंट का, है ना, उसके अनुसार सरकारें चलती हैं। उसी प्रकार से बिजनेस ऑफ दिल्ली एलोकेशन रूल्स हैं। उसी प्रकार से दिल्ली सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है। इन सब के तहत प्रोसेस शुरू हुआ था।
कोई पॉलिसी सरकार बनाती है तो नीचे से लेके ऊपर तक, यहां तक कहा कि भाई इट वॉज नॉट नीडेड कि एलजी तक फाइल जाए, लेकिन उन्होंने एलजी तक फाइल भेजी, एलजी तक फाइल भेजी। तो सिर्फ सिसोदिया क्यों? अगर इस प्रकार से पॉलिसी पे हम सवाल उठाने लगे, चाहे वो पॉलिसी बाद में खराब निकले अच्छा निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिमिनल इंटेंट कहां है? साफ साफ बोला इसमें। और यहां तक कह दिया, आपको मैं क्या बताऊं, आज जिस प्रकार से मेरे मन में जज साहब के प्रति श्रद्धा बढ़ी है और पूरे भारतवर्ष में जुडिशरी के प्रति श्रद्धा बढ़ी है कि इट वॉज प्रीमेडिटेटेड, मतलब एक तय कहानी के अनुसार सीबीआई ने सारा काम किया। इससे बड़ा लांछन, इससे बड़ा जजमेंट क्या हो सकता है? इससे बड़ा इंडैक्टमेंट क्या हो सकता है? सोचिए। अब जब इतने खुले रूप में 600 पेजेस की, 598 पेजेस के अंदर ये सारी बातें खुल के आ गई, तो कम से कम अब तो भाजपा को हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी चाहिए कि आपने एक ऐसा व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर थे, अगर वो पैसे बनाने की, अगर उनके किसी भी ना पुराने, मुझे कल मेरे से मिलने आए थे, कह रहे सोमनाथ जी मैं इनको तब जानता जब मेरा एक केस हुआ करता था इनके सामने, और 10 दिन में मेरे पास घर चल के कागज आया था, खुद बताया कल मेरे ऑफिस में आकर के। तो अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी के ना सबूत इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जब एनजीओ में काम करते थे, जब आईआईटी में थे, हर तरफ फैले हुए हैं। कोई विश्वास ही नहीं करता था कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लांछन लग सकता है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग तो उल्टा अब आरोप लगा रहे हैं कि कितने सारे मोबाइल डिस्ट्रॉय किए गए, कितने सारे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी थे, शीश महल को लेकर के भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो और ये भी अब कहा जा रहा है कि ये अभी लोअर कोर्ट का था, अब ये हायर कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी। देखिए, मैं सारा जीवन वकालत किया हूं। जुडिशरी में ना सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ही सारा एविडेंस देखता है कि क्या क्या एविडेंस है, क्या नहीं है। तो जो कुछ भी देखना था एक ट्रायल कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट ने तसल्ली से देखा उसको, कोई जल्दीबाजी नहीं की। 156 दिन जेल में केजरीवाल जी रहे, 530 दिन जेल में सिसोदिया जी रहे, और एक एक एविडेंस को, जो सो कॉल्ड एविडेंस था सीबीआई के पास, सबको खंगाला और कहा कि मुझे हंसी आती है अगर इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है तो। साथ में पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ जांच का रिकमेंडेशन किया है, तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब सीबीआई का जो आईओ है, आज सारे सीबीआई के अधिकारी समझ लें कि भाजपा वाले आपको बचा नहीं सकते हैं, आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो किसी के अधीन होकर काम नहीं करना है, आपको इंडिपेंडेंट होकर काम करना है। आप देखें, सब्सटेंस है तो बिल्कुल प्रोसिक्यूट करें, लेकिन इनका सोल पर्पस क्या था? केजरीवाल जी की जो इकलौती पूरे भारत, पूरे विश्व में जो एक ट्रेट है, वो क्या है? ईमानदारी। जिस व्यक्ति ने इनकम टैक्स कमिश्नर होने के बावजूद अपना जीवन ऐसे जिया हो जैसे कोई फकीर जीता हो, सुंदर नगरी के स्लम में जाकर काम कर रखा हो। आप फकीर की तरह जीने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग ये, और इवन जो सीएम है, उन्होंने उनके पहनावे तक पे बोला है कि वो बड़ी साइज का शर्ट पहनते हैं, शीश महल में रहने की आदत थी, जब दिल्ली में नहीं रहा तो पंजाब जाके रह रहे हैं। तो इस तरह के आरोपों पे अब क्या कहेंगे आप? देखिए, अब इसको कहते हैं थेथरई। जब आपकी पोल खुल गई तो एक, अगर कोई डिग्निटी वाला बंदा होता तो कहता कि भाई साहब गलती हो गई मुझसे। और दूसरी बड़ी बात, आप क्यों सीबीआई को डिफेंड कर रहे हैं? इसका मतलब आप ही ने करवाया था। भाई सीबीआई के खिलाफ कुछ बोलो, बीजेपी डिफेंड करने लगती है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ बोलो, बीजेपी डिफेंड करने लगती है। इसका मतलब क्या है? दाल में तो काला है। और जिस शीश महल की बात करते हैं, हमने तो कहा कि चलो चलते हैं साथ, आप भी चलिए मेरे साथ। आज रेखा गुप्ता जी खोल दें अपना शीश महल, सो कॉल्ड शीश महल। अरे 20,000 करोड़ रुपए का जो आपने राजमहल बनाया है माननीय मोदी जी ने, जो इनको ये सनक चढ़ी
कि जो इनके कुछ सांसदों ने कह दिया कि मोदी जी जब से आए तभी से आजादी हुई देश को, तो तब से पार्लियामेंट नया चाहिए, तो नॉर्थ एवेन्यू नया चाहिए, तो पीएम आवास नया चाहिए, तो साउथ एवेन्यू नया चाहिए, सब कुछ नया चाहिए इनको। इस संविधान में नया ले आते, रुक गए 400 संख्या नया, इसलिए मांगा था 400 400 400, क्योंकि उनको संविधान नया चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर इनको बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो ये जो नए की जो सनक चढ़ी, 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जो आग लगाया। हमारी पार्लियामेंट कौन सी खराब थी? हमारा नॉर्थ एवेन्यू कौन सा खराब था? तो जनता के गरीब देश के गरीब मुल्क में, जहां की जनता को अभी तक आप उपलब्ध नहीं करा पाए हैं 3 वक्त का खाना, आप 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे गरीब बना के रखे हुए हो, उस जनता के पैसे की आपने 20,000 करोड़ रुपए आग लगा दी। कर लो ना, चलते हैं। तो मैं कहता हूं कि शीश महल पे भी कर लो एक जांच, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता है वो इतने कॉन्फिडेंट में इस फैसले के बाद कि कोई भी आरोप हो तो आ जाओ मैदान में, जांच कर लो इंक्वायरी, और लगे तो फिर कार्रवाई कर लो। बिल्कुल, मतलब इस तरह का देखिए माहौल बना हुआ क्या है ना कि जब कोई मन में कोई दुर्भावना नहीं हो ना, जब मन में भगवान की शक्ति हो ना, जब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, और कहीं किसी भी कोने में कोई गलत ना किया हुआ हो, तो फिर आप क्या बिगाड़ लोगे हमारा? जेल में रख सकते थे ना, रख लिया। अब आज पूरा भारत पूछ रहा है आपको, यही असलियत मोदी जी आपकी। अरविंद जी ने कल क्या कहा? अरविंद जी का एक एक आंसू ना बहुत महंगा पड़ेगा इनको। उस आंसू पे मुझसे आपसे एक सवाल पूछना था। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने ये कहा है कि वो आंसू नहीं, घड़ियाली आंसू था, और दिल्ली वाले इस बात को समझ रहे हैं। इस बात देखिए, कभी कभी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर कोई ईमानदार रहा हो तो उसको अपनी ईमानदारी पर जब कोई शक करता है ना, जब शक पैदा करने का प्रयास किया जाता है, तब उसको चोट पहुंचती है। अब जो कभी ईमानदार रहा ही नहीं हो, जिसको मुफ्त में सीएम की सीट, मुफ्त में फलाने की सीट मिल जाए, उसे क्या पता है ईमानदार होने का क्या गर्व होता है, और उस गर्व में जब कोई चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो क्या चोट लगती है। ये तो केजरीवाल जी के उस आंसू के पीछे दर्द है जो दिखा कि एक वो 4th क्लास पास नहीं है कोई, वो आईआईटी का प्रोडक्ट है। आईआईटी का प्रोडक्ट होने के बाद वो टाटा में नौकरी लात मार के निकले थे बाहर, जब सेवा में जुड़े थे। जो कोड़ व्यक्ति हैं, उन सब की सेवा करी थी जाकर के मदर टेरेसा के साथ, जब जगह जगह भटके थे वो, तो वो व्यक्ति है। उसने फिर वो एनजीओ के माध्यम से सेवा करने का प्रयत्न किया, कबीर बनाया, बहुत कुछ किया। सेवा की बात आप कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले मैं आपके लोकसभा क्षेत्र जहां से आपने चुनाव लड़ा था, और केजरीवाल जी का जो विधानसभा है जहां से वो जीतते हैं, और वहीं से हारे भी, यानी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मैं गया था, और वहां पे कई लोगों से मैंने राय ली इस बात पर। जबकि कोर्ट का फैसला आया है, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि उन्हें लगता था कि केजरीवाल निर्दोष है, और इस फैसले के बाद आम जनता में भी खुशी देखने को मिल रही है। तो ये कितना बूस्ट कर रहा है आपकी पार्टी को, केजरीवाल जी के लिए, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये सब चीज? देखिए, कारण क्या है कि हम सबको मालूम था कि आज नहीं तो कल सच्चाई तो आएगी, लेकिन इन्होंने जो खेल खेला कि केजरीवाल के ईमानदारी पे आंच लगाओ, क्योंकि वहां ये पहुंच नहीं पा रहे। पहली बार भारत की पॉलिटिक्स में कोई व्यक्ति ने बात किया कि मैं तुम्हारा स्कूल अच्छा करूंगा, और कहा ही नहीं, करके दिखाया। भाजपा के पास आज 21 राज्य हैं, गुजरात में वो 32 साल से हैं। एक अच्छा स्कूल दिखाने को जब कहा गया, तो माननीय मोदी जी ने अहमदाबाद में एक टेंट में झूठा स्कूल बनाए खड़ा कर दिया, लोगों ने पकड़ लिया उसको जाके। तो जिस पार्टी के जहन में, जिस पार्टी की नीयत में कभी भी जनता के समस्याओं के समाधान करने की बात ना हो, उसे तो केजरीवाल चुभेगा। कि जो बात कर रहा हो कि भाई गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके
बड़े बड़े अधिकारी बन जाएं, आईएएस आईपीएस बन जाएं, जो गरीबों को सपना दिखाया हो और उसको पूरा करने का प्रयत्न किया हो। जो पूरे विश्व में दिल्ली का नाम इसलिए रोशन हुआ कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, जहां रिकॉर्ड बना कि 2.25 लाख बच्चे प्राइवेट छोड़ करके सरकारी में एडमिट हो गए हों, जहां रिकॉर्ड बना कि सरकारी स्कूल से बच्चे हजारों की संख्या में आईआईटी और मेडिकल पास कर रहे हों, जो गरीबों के बच्चों को एक स्टेचर देने का प्रयत्न किया, स्कॉलरशिप देने का प्रयत्न किया, फ्री कोचिंग देने का प्रयत्न किया, जो गरीब के माता पिता को तकलीफ ना हो मेडिकल की, मोहल्ले मोहल्ले मेडिकल मोहल्ला क्लिनिक बना करके दे दिया। अब आप तो इतनी सारी चीजें करने का जो अरविंद जी के जरिए एक संभावना पैदा हुआ भारतीय राजनीति में, उससे भाजपा घबराई और साथ में कांग्रेस घबराई। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अगर ये आदमी सफल हो गया तो हम दोनों बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज तक जनता का पैसा जनता को वापस किसी ने नहीं दिया। पहली बार केजरीवाल जी ने कहा कि आपको हम फ्री बिजली देंगे, आपके टैक्स से हम कलेक्ट करते हैं, और फ्री बिजली को मुफ्त की बात नहीं थी। दैट वाज एन एक्सलेंट IITian माइंड टू इंसेंटिवाइज आपकी सेविंग। समझिए कि 200 यूनिट आपको कह दिया, आप जाके देखते हो कितना उठा भैया, 200 से कम रहने का प्रयत्न करते हो। इससे क्या हुआ, पूरे दिल्ली में एक बचत की लहर फैली। तो दिल्ली कभी एक्स्ट्रा बिजली नहीं खरीदी उसने। तो ये क्या जाने गवर्नेंस क्या होता है। इसलिए उन्होंने कोर एलिमेंट केजरीवाल या ईमानदारी पे हिट किया। देखो, आम आदमी पार्टी की आत्मा केजरीवाल, और केजरीवाल की आत्मा ईमानदारी। ईमानदारी पे हिट करो, केजरीवाल हाथ होंगे, आम आदमी पार्टी हाथ होगी। लेकिन जाको राखो साइयां, मार सके न कोई। चलिए, ये तो सच्चाई है, लेकिन जिस स्कूल और आप मोहल्ला क्लिनिक का क्रेडिट आप ले रहे हैं, दिल्ली की सीएम ये बताते हैं कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, और घोटाले की बात कर रही हैं स्कूल में भी और जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें भी। देखिए, अभी तो इनका सबसे बड़ा बलून फूटा है, शराब घोटाला। ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई तुम्हारे पास सारी एजेंसियां हैं, आज शर्म नहीं आती कि अपने सीबीआई वाले दे रहे हो। आज भाजपा वाले अपनी सीबीआई वाले दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया कैसा तुमने किया, तुम्हारी चोरी पकड़ी कैसे गई, तुमने आज हमें एक्सपोज कर दिया। नहीं, जैसा आप क्या कह रहे हैं, कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन अपीयर्स टू हैव प्रोसीडेड ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड ट्रैजेक्टरी, मतलब पहले से फैसला कर रखा था आपने, implicating virtually every person associated with the formulation or implementation of the policy in order to lend an illusion of depth and credibility to an otherwise fragile narrative. सर, कर तुमने जानबूझ करके जो तुमको तय की गई कहानी दी गई थी, उसके ऊपर तुमने बिल्ड करने का प्रयत्न किया, जहां कुछ नहीं था। यही कह रहे हैं, जहां कुछ नहीं था, जहां फ्रजाइल नैरेटिव था, नैरेटिव तुम्हारा फ्रजाइल था, वहां तुमने जान डालने का प्रयत्न किया। ये क्या है सर? इसीलिए इस पे मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पेशे से वकील भी हैं और जो जज साहब की जो जजमेंट है वो आप सुना भी रहे हैं। अब एक टेक्निकली चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहा यह जा रहा है जो एजेंसियां हैं वो हाई कोर्ट भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, चलिए वो जाएंगे, लेकिन सर ये लगभग जो 600 पेज का ये जो जजमेंट है, किसी भी अपर कोर्ट के लिए ये कितना मायने रखता है, और क्या इसको कंसीडर नहीं होगा वहां पे जाकर के? जैसे ही कोई भी चीज लिख दी जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अब मैं बता दूंगा केस का नाम, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई जो आईओ कर सकता मैं नहीं कर सकता। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो शुरुआती बंदा होता है। ठीक है, जो ट्रायल कोर्ट कर सकता है वो हाई कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ही सब कुछ बिल्ड करता है केस को। हाई कोर्ट तो ये देखेगा कि भाई जो कुछ भी फैक्ट्स लेके सीबीआई आई थी उस पे जज साहब ने क्या कहा है। तो जब तेरे पास फैक्ट ही नहीं है, जब एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक ही था कि भाई एक को एक्यूज्ड, मतलब ऐसे हो गया जैसे कि मान लीजिए आप और हम दोनों को सरकार उठा ले और बोले अमरदीप तुमको तभी जेल छोड़ूंगा जब सोमनाथ खिलाफ कुछ बोलेगा। अमरदीप कहता है भैया ठीक है हमको बच्चे पालने हैं, मैं बोल दूं सोमनाथ भारती के खिलाफ। तो आपने बार्गेनिंग कर ली कि मेरी रिहाई हो जाए, सोमनाथ भारती के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दूंगा मैं। सिर्फ यही एक स्टेटमेंट उनके पास है और कुछ नहीं।
और स्टेटमेंट क्या है, वो भी कुछ ऐसा नहीं कि इसे पैसे दिए। स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि आप तुम ये कह दो कि केजरीवाल जी ने के कविता को मिलने को बोला था, बस। ना कोई पैसे का लेन देन, ना कोई मनी का ट्रेल, ना कोई और बात, कुछ भी नहीं। जज साहब कहते हैं मजाक बना रखा है तुमने, और इसी कारण से सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको कहा इसके खिलाफ एक्शन लो। अब जाकर के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जागेंगी कि भैया ये तो साले मरवा देंगे हमें, ताकत तो जज के हाथ के कलम में है। तो जब हाईकोर्ट मामला जाएगा तो 600 पेज को डील करना पड़ेगा उनको। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो जो 200 पेज अगर और लिखेगी हाईकोर्ट इसके ऊपर, तो 800 पेज को डील करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जजमेंट जो है ना तो लिखा नीचे जाता है, उसमें कमियां निकाली जाएगी अगर कोई होगा तो। लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने अपने राजनीतिक और वकालत की जिंदगी में ऐसा जजमेंट नहीं देखा जहां की खुल करके हर पहलू पे चर्चा किया गया। और ये कोई इक्विटल नहीं है, ये डिस्चार्ज है। कुछ भाजपा साहब वो बता रहे थे कि जी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ये इक्विटल कहाँ है। अरे भैया थोड़ा कानून पढ़ लिए होते, माना अरुण जेटली जी नहीं है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास अच्छे वकील 2-4 तो हैं ही, पढ़ लिए होते कि डिस्चार्ज बड़ा होता है। इसका मतलब जज साहब पता क्या कहा इसमें, जज साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई चार्ज बनाते वक्त या डिस्चार्ज का फैसला करते वक्त आपको ये देखना होता है कि जो मटेरियल लेकर के सीबीआई आपके पास आई है, एजेंसियां लेकर के आपके पास आई है, क्या उसमें से अगर सब कुछ सच मान लिया जाए तो क्या ग्रेव सस्पिशन पैदा होता है कि नहीं होता है। कह रही सस्पिशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सस्पिशन नहीं, ग्रेव सस्पिशन पैदा होना चाहिए, तब जाकर के आप केस चलाओगे। तो जज ने कहा ग्रेव सस्पिशन छोड़ो, यहां तो सस्पिशन ही पैदा नहीं हो रहा मुझे। अब बताइए इसको कैसे काउंटर करेंगे आप। इसलिए आज मैं देख पा रहा हूं कि जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो गई है कि भाई एन केन प्राक्रीन आप जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दुश्मन मान लो और कुछ भी करने को आतुर रहो। आप उनके जो 530 दिन सिसोदिया जी का और 156 दिन अरविंद जी का जो जेल में रहा, जो परिवार तड़पा, आज उनको परिवार तड़पने की चिंता नहीं है, उनको चिंता है दिल्ली वासियों को तड़पने की। क्योंकि आपने आधार बनाने का प्रत्यय किया कि भाई चिपकाओ इसके ऊपर शराब घोटाला और उस पर हम चुनाव लड़ लेंगे। 27 साल का जो वनवास पूरा करने का प्रत्यय किया भाजपा ने, हर प्रकार का साथ लिया, इलेक्शन कमीशन का साथ लिया, इतना कुछ करने के बाद इन्होंने सत्ता पाई दिल्ली में। आज दिल्ली वाले सब गालियां दे रहे हैं और जजमेंट के बाद तो अब बहुत जनता गुस्से में है। आज चुनाव करा लीजिए और देख लीजिए क्या होता है। तो जनता, ये सवाल मेरा जो आप बोल रहे हैं, ये सवाल मेरा नई दिल्ली विधानसभा में लोगों से भी था कि अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या परिणाम आएंगे, और जो आम लोगों का कहना तो आप लोग के पक्ष में ही था कि नहीं जी इस बार तो केजरीवाल जी जीत के आएंगे। कारण क्या है कि देखिए इस पॉलिटिक्स में कहाँ मिलता था एमएलए, एमपी, सीएम। जो आम बनाया हमने एमएलए, एमपी, सीएम को कि जो मर्जी चाहे मिले, गरीब ऑफिस में आके कुर्सी पे बैठ के बात करे, बराबरी के हक से बात करे, अमीर गरीब का फर्क नहीं हो, हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं हो। ये जो चीज स्टैब्लिश की बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत, ये अजूबा हो रहा। उस अजूबा के कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रताड़ित रहे, क्योंकि ये तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो कमा नहीं सकते। इन्हें कमाने का कारण क्या है? पहला कि नहीं मिलना है, जनता से दूर रहो। भाई कितने पुल गिर गए बिहार में, कितने गड्ढों में मेरे बच्चे, हमारे बच्चे मर गए, वो तो हिंदू थे। तो यानी अगला जो चुनाव है आप लोग उसकी तैयारी में अभी से लग गए हैं और बाकी स्टेट का भी होगा, उसमें भी फायदा होने के देखिए इन्होंने कई बार हमें गिराने का प्रयत्न किया, लेकिन वो जो बड़ी प्यारी लाइन है कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन ये हमें गिराने में कई बार गिरे। ठीक है, सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। इन्हें तकलीफ तब हुई फिर भी जब मैं जी गया। सवाल सीबीआई केस का नहीं था, वो तो मैं जेल भी गया, जज साहब के जजमेंट के माध्यम से हम वापस भी आ गए, हम बेदाग भी साबित हो गए।
इन्हें तकलीफ तब हो रही है कि फिर भी जब मैं जी गया, तो कम से कम ऐसा तो मत करो भैया कि वो इस प्रकार से देश के जुडिशरी पे सवाल पैदा करो। विश्वास रखो, आस्था रखो, क्योंकि जुडिशरी जो है ना अपने पर अगर आ जाए तो आज मोदी जी को घुटने पे ला खड़ा कर दे। वो तो जुडिशरी कई चीजों से आंख मूंद करके बैठ जाती है कभी कभी। बिल्कुल इसमें कहीं सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है कि भारत की जो जुडिशरी है या किसी भी देश की, वो अगर अपने पे आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी जब राजनीति में आई थी तो कह के आई थी कि हम राजनीति में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें राजनीति बदलना है, जो एक राजनीति का जो ट्रेंड है देश में उसे बदलना है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन पर आरोप लगाया कि ये बदलते बदलते खुद ही बदल गए और घोटालों में इनके नाम आने लगे, कई सारे आरोप लगने लगे, बड़े बड़े नेता इनके जेल जाने लगे। लेकिन फिर वो कहा जाता है ना कि बुरा वक्त जो होता है कभी ना कहीं अगर आप सही हैं तो जरूर खत्म होता है। और एक वक्त आज ऐसा आया है महज 1 साल के अंदर कि आज कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया है और ये बिल्कुल कह दिया है कि जिन पे भी आरोप थे वो बिल्कुल निर्दोष है और सख्ती के साथ सीबीआई के खिलाफ भी जो जजमेंट दिया है वो भी याद किया जाएगा। और अब आम आदमी पार्टी की एक तरह से कही जाए तो एक नई पारी शुरू हो रही है और इसका फायदा साफ उनको जनता के बीच में देखने को मिलेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।